My Mother at 66 by Kamla Das. Theme of the poem. This poem is based on the theme of advancing age and the fear of loss and separation associated with it. The poetess undergoes a plethora of emotions when she sees her mother aging, and she feels the pangs of separation at the thought of losing her. She must be feeling guilty of not being able to stay with her mother in her old age. She also wishes for the lost beauty and youth of her mother. The poem is written in a single sentence which indicates the single thread of thought, that is, loss of beauty and charm and approaching death and decay. This poem is very simple in the sense हम सब ये चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमेशा रहें, कभी कहीं ना जाएं। इसी थॉट के साथ पोएटेस ने भी ये पोएम लिखी है। वो अपनी मदर के साथ नहीं रहती, उसे इस चीज़ की बड़ी तकलीफ़ है एंड ऑब्वियसली वो सोचती है कि कहीं ये उसकी लास्ट मीटिंग ना हो जब भी वो उसे मिलती है। उसी थॉट के ऊपर उसने ये पोएम लिखी है। राइम स्कीम. दिस पोएम डज नॉट हैव अ राइम स्कीम. इट इज़ रिटन इन फ्री वर्स. Suitability of the title. The title is apt as the subject of the poem is the poet's aged and frail mother. It at once established the context in which Kamla is writing, the mother's unexpressed pain and the poet's worry about her mother's frail health, old age, and perhaps imminent death. The title prepares us for the frail old mother and her daughter's concern for her. इस पोएम का जो टाइटल है माई मदर एट 66, ये एकदम सही है बिकॉज़ इससे हमें पता चल जाता है कि ये पोएम किस बारे में है। ऑब्वियसली पोएटेस की मदर के बारे में, और एज जो उसने 66 बताई है उससे पता चलता है उसका कंसर्न कि उसकी मदर की अब एज ज़्यादा होती जा रही है। और ज़्यादा एज होने से क्या होता है, ओल्ड एज आती है, हेल्थ ख़राब होती है, फेस का चार्म चला जाता है एंड अल्टीमेटली डेथ इज़ नियर. नाउ द पोएम. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी. डोज ओपन माउथ, हर फेस ashen like that of a corpse and realized with pain. वर्ड मीनिंग. पेरेंट्स, यहाँ पर पेरेंट्स का मतलब सिर्फ मदर से है, फादर का मेंशन नहीं किया गया है. कोचीन. कोचीन इज़ अ टाउन इन केरला, कोची. बिसाइड मतलब विद, आपके साथ. डोज मतलब स्लीप, उसकी मदर सो गई थी साथ में. एशन. एशन इज़ ग्रे, जैसे ओल्ड एज में ग्रे हो जाते हैं, फेस का कलर चला जाता है, कलरलेस हो जाता है बिकॉज ऑफ इलनेस और फियर. इसको वेरी पेल भी बोल सकते हैं. कॉर्प्स, डेड बॉडी. एक्सप्लेनेशन. The poetess was driving from her parents' home to the airport at Cochin, from where she had to board a plane for her journey back home. On a Friday morning, her mother was sitting beside her to see her daughter off at the airport. She noticed that her mother was dozing with her mouth open. Then she realized that her mother had grown old and pale. She compares her to a corpse, a dead body, because her face has lost its charm. It is pale, फेडेड एंड लाइफलेस. फ्राइडे सुबह का टाइम है. पोएटेस अपनी मदर के साथ ड्राइव कर रही है और एयरपोर्ट को जा रही है, कोचीन में जो एयरपोर्ट है वहाँ से उसने प्लेन पकड़ना है और वो अपने घर वापस जा रही है. दिस शोज़ कि वो मदर के साथ नहीं रहती है, वो अपने कहीं और किसी और सिटी में अपने घर में रहती है. साथ में जब उसकी मदर बैठी हुई थी एंड रास्ते में उसकी मदर को नींद आ गई. वो मुंह खोल कर सोई हुई थी. उसका सीन ये देखकर, मदर का फेस देखकर वो रियलाइज़ करती है पोएटेस कि उसकी मदर अब कितनी ओल्ड हो गई है और कैसे फेस से सारा उसका चार्म निकल गया है. एट दैट मोमेंट शी कंपेयर्स हर टू अ डेड बॉडी, क्योंकि उसके फेस से कलर चला गया है, लाइफलेस सा लग रहा है, पेल और फेडेड है. फिगर ऑफ स्पीच. सिमिली. हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स. इस पर्टिकुलर सेगमेंट में एक ही फिगर ऑफ स्पीच आई है, सिमिली. सिमिली होता है जब हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हैं फॉर द सिमिलैरिटी. जैसे यहाँ पर उसका फेस जो लाइफलेस है, डल है, उसको कंपेयर किया गया है कॉप्स से. कॉप्स इज़ अ डेड बॉडी. That she was as old as she looked
but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. Word meaning. Looked means appeared, कैसा दिख रहा है. Put that thought away, diverted her mind. जैसे हम उस चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहते तो हम अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेते हैं, कुछ और सोचने लगते हैं. That thought, the thought that mother was aged. पोएटेस वो नहीं सोचना चाहती थी कि उसकी मदर की एज होती जा रही है. स्प्रिंटिंग, रनिंग, द इल्यूजन ऑफ मूवमेंट. मेरी, हैप्पी. स्पिलिंग, रन आउट, कमिंग आउट क्विकली. Explanation. The poetess realized that her mother was old now. Her corpse-like ashen face made the poet accept the fact that her mother was approaching her death. This realization frightened her. She felt restless and disturbed. In order to put away the thought, she started looking out of the window of the car. The poetess noticed young children sprinting out of their homes to play outside. The young trees seemed moving rapidly in the opposite direction of the moving car. These represent energy, happiness, and youth, in contrast to the thought of old age, helplessness, and death. पोएटेस ने इस जर्नी में रियलाइज़ किया है कि उसकी मदर अब ओल्ड होती जा रही है, बिकॉज उसने जब उनका फेस देखा कि कैसे वो डिवॉइड ऑफ एनी कलर था, उस पर पेल था, ग्रे था, एंड उसने कंपेयर करा उसको एक डेड बॉडी के साथ, तो उसने एक्सेप्ट करा इस चीज़ को कि अब उसकी मदर की एज बढ़ती जा रही है एंड डेथ के ज़्यादा पास आ गई है. उससे वो डर गई, उसको बहुत बुरा लग रहा था, वो डिस्टर्ब हो रही थी. उसने सोचा कि मैं अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेती हूँ, क्योंकि एक हैप्पी थॉट नहीं है, हम नहीं सोचना चाहते इस बारे में, तो हम अपना माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं. उसने विंडो के बाहर से देखना शुरू करा. उसने देखा यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चे भाग के आ रहे थे अपने घरों से बाहर खेलने के लिए. साइड में जो ट्रीज़ लगे हुए थे वो उसे ऐसे लगा जैसे बहुत स्पीड से भाग रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द उसकी कार से. अगर हाँ आपने भी कभी कोई जर्नी करी होगी तो आप ऐसा लगता है हमें जैसे हम कार के अंदर या ट्रेन या बस के अंदर बैठे होते हैं, तो हमें लगता है कि हम मूव नहीं कर रहे हैं, जो बाहर चीज़ें हैं वो मूव कर रही हैं, और वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में. एंड वो उतनी स्पीड से मूव करती हुई नज़र आती हैं बेसिकली जिस स्पीड से आप मूव कर रहे होते हो, आपकी कार या आपकी व्हीकल मूव कर रही होती है. ये दोनों ही चीज़ें, जो बच्चे खेलते हुए भाग रहे थे बाहर एंड जो ट्रीज़ हिलते हुए नज़र आ रहे थे चलते हुए, ये दोनों चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं एनर्जी, हैप्पीनेस, यंग इंसान, इन कॉन्ट्रास्ट टू हर मदर, जो कि ओल्ड एज है, उनकी हेल्पलेसनेस दिख रहा है, इमिनेंट डेथ दिख रही है. ये उसने एक बहुत ब्यूटीफुली कंपैरिजन दिखाया है दोनों चीज़ों में. फिगर्स ऑफ स्पीच, इसमें 3 फिगर्स ऑफ स्पीच हैं इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में. पर्सोनिफिकेशन, ट्रीज स्प्रिंटिंग. पर्सोनिफिकेशन होता है जब हम किसी डेड चीज़ को कंपेयर करते हैं टू समथिंग विच इज़ अलाइव. जैसे ट्रीज़ तो भाग नहीं सकते, और यहाँ बोला हुआ है ट्रीज़ आर स्प्रिंटिंग, तो हम उनको पर्सोनिफाई कर दिए एज इफ़ वो एक लिविंग थिंग है एंड भाग सकते हैं, चल सकते हैं. मेटाफर, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट. Metaphor is a word or phrase that is used in an imaginative way to show that somebody or something has the same qualities as another thing. Basically ये भी एक comparison की तरह ही है, but similarity दिखाने के लिए. जैसे merry children उसने बोला कि हंसते हुए बच्चे, खुश बच्चे बाहर आ रहे हैं. Irony, the green trees racing like a corpse. आयरनी दिखाई है. ग्रीन ट्रीज सिग्निफाई कर रहे हैं फुल ऑफ लाइफ, यूथ, यंग, ग्रोथ, और मदर को उसने कंपेयर कर दिया है कॉप्स के साथ विच इज़ लाइफलेस एंड डेड. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. Word meaning. Wan means colorless, devoid of any color. Ache is pain, जो दर्द होता है. My childhood's fear. इसका childhood fear था the fear of losing mother. अम्मा, mother. इनके यहाँ लैंग्वेज, इनकी लैंग्वेज में मदर को अम्मा बुलाते हैं.
explanation. Familiar ache. In the childhood, the poet had to separate from her mother innumerable times. It was quite painful for her to separate from her mother those days. She used to fear these occasions as they thought that they would never meet again. Familiar ache को मैंने इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन इसीलिए किया है बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये तो समझ आना ही चाहिए इस पोएम में कि क्यों ये एक फेमिलियर थी. The poet was at the Cochin airport and stood just a few yards away from her mother, waiting to board the plane after the security check. Poet is attempting to ease the situation by a long smile. That meant consolation to her mother. She smiled with the expectation that her mother would translate it that the daughter was not worried about anything, and therefore there was no need to worry about their union. They will definitely meet. Poet looked at her mother again for the last time before she left to reassure herself about the well-being of her mother. The poet was overcome by the intense pain of separation. She could not speak many words at this time. She did not want to share her fear with her, as mother would have worried more. Controlling her overwhelming emotions, she managed to bid her mother farewell. She had the least hope of meeting her yet again, yet she struck a note of optimism by saying they would meet again soon. जब पोएटेस कोचीन एयरपोर्ट पे पहुंच गई और अपनी मदर से थोड़ी ही दूर खड़ी थी, उसे पता था कि अब उसके जाने का टाइम हो गया है और अब उस सिक्योरिटी चेक के बाद उसे प्लेन में चढ़ना है. बहुत टेंस थी, बहुत वरिड थी. उसको अंदर से था कि क्या पता अब मैं नेक्स्ट टाइम अपनी मदर को मिल भी पाऊंगी या नहीं. बट वो नहीं चाहती थी कि ये फीलिंग उसकी मदर में भी जाए. वो चाहती थी अपनी मदर को एक रीएश्योरेंस देना कि एवरीथिंग इज़ वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और जैसे वो हमेशा से ही आती जाती थी और मिलती रहती थी, ये भी एक ऐसा ही मौका है कि वो फिर आएंगे और फिर से मिलेंगे आपस में. तो उसको अपनी इमोशंस को छुपाने के लिए उसने सिर्फ स्माइल की. उसके पास वर्ड्स नहीं थे बिकॉज अंदर से तो उसको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी. तो उसके पास वर्ड्स नहीं थे कि वो कैसे झूठ कैसे बोले, झूठी तसल्ली कैसे दे. इसलिए उसने कुछ नहीं बोला, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अपनी स्माइल से कन्वे करा जैसे सब कुछ ठीक है, ताकि उसकी मदर को कोई टेंशन ना हो. फिगर्स ऑफ स्पीच. इसमें 3 हैं फिगर्स ऑफ स्पीच. टोटोलॉजी, वन, पेल, फेस. टोटोलॉजी होता है जब हम एक ही चीज़ को डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करके एक्सप्लेन करते हैं. जैसे इसमें फेस को एक्सप्लेन करा है वन, पेल, 2 वर्ड्स यूज़ करके. सिमिली, एज अ लेट विंटर्स मून, जब एक चीज़ को किसी और चीज़ से कंपेयर किया जा रहा है, दैट इज़ सिमिली. रेपिटेशन, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. रेपिटेशन सबसे ईजी फिगर ऑफ स्पीच है. जब भी कभी रेपिटेशन हो वर्ड की या इवन लेटर की, दैट इज़ रेपिटेशन. इसमें तो पूरा वर्ड ही रिपीट हो गया है. स्माइल, स्माइल, स्माइल. की टेकअवेज. Parting words suggest the optimism of the poetess. They console her that her mother would return soon and give her a hope of survival. Poetess smiled to conceal her face and pain of separation from her mother. Again, the smile was to give an assurance of survival to the mother. She tried to put up a brave front by hiding her fear behind a smile. Poetess didn't want to increase the pain and agony of her mother, who must be feeling sad while parting from her daughter. So she didn't show her pain at the time of departure of her mother. लास्ट में पोएटेस ने जो स्माइल करी है वो हमें एक ऑप्टिमिज्म दिखाता है, उसकी गुड नेचर दिखाता है, एक अपॉर्चुनिटी दिखाता है कि हाँ आगे भी होप है एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छी बात थी कि उसने अपनी मदर को ये रीएश्योरेंस दी, बिकॉज मदर को भी तो सेम एगनी हो रही होगी अपनी डॉटर से अलग होते हुए. वो भी तो इस बात को समझ रही होंगी कि उनकी एज होती जा रही है. तो पोएटेस ने अच्छा करा. लेट विंटर्स मून. द एशन एंड पेल विसाज ऑफ अ मदर लेट द पोएट टू कंपेयर हर मदर विद दैट ऑफ अ लेट विंटर्स मून, द विंटर मून दैट हैड लॉस्ट इट्स ल्यूमिनोसिटी. Moon loses its brightness in the winter season as it is veiled behind fog and mist, and was waning, is used as a simile to compare the mother's old and pale countenance, to emphasize her withered face and gradual aging because of the age. Winter symbolizes death and waning moon symbolizes decay. Late winter's moon.
ये भी एक बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया है पोएटेस ने अपनी मदर की कंडीशन के बारे में। उसने उन्हें कंपेयर किया है विंटर मून से। विंटर्स में मून की जो शाइन है वो कम हो जाती है बिकॉज़ विंटर सीज़न है, फॉग है, मिस्ट है और सब कुछ इतना ब्राइट नहीं लगता, डल हो जाता है। फेस के ऊपर से शाइन चली जाती है, थोड़ा डलनेस आ जाती है, कलरलेस हो जाता है और इसीलिए उसने उनकी अपनी मदर के फेस को लेट विंटर्स मून से कंपेयर किया है। फेमिलियर एक, लाइक एनी अदर चाइल्ड द पोएट टू एज अ चाइल्ड harbored the fear of losing her mother. She refers to this as familiar ache. हर बच्चे को तकलीफ़ होती है अपनी मदर से या फादर से दूर होने में, उसको वो फेमिलियर एक बोलते हैं बिकॉज हम बहुत बारी अलग तो होते ही हैं। हम जब हमारा फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, सेकंड डे ऑफ स्कूल, कॉलेज, कहीं भी हम जाते हैं अलग तो होना ही पड़ता है। इवन अगर बर्थडे पार्टी में भी आप जा रहे हो, आपकी मदर आपको छोड़ के जा रही हैं, फिर लेने आ रही हैं, तो ये कोई एक नई चीज़ नहीं है। हर बच्चा और मदर इससे गुजरते हैं, तो फेमिलियर है, फिर भी एक है, फिर भी तकलीफ़ होती है। स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, repeated use of smile indicates that the poet ran short of words, became emotional and was trying to make an effort to hide her pain behind that smile. ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है कि स्माइल वो इसीलिए कर रही थी बिकॉज उसके पास वर्ड्स नहीं थे, बिकॉज वो सैड थी, वो दुखी थी। वर्ड्स यूज़ करती तो उसमें सैडनेस नज़र आ जाती या फिर वो झूठ बोल रही होती, वो नहीं करना चाहती थी ये। इसीलिए उसने बेस्ट समझा कि मैं अपनी इस फीलिंग को छुपा लूँ विद अ स्माइल, जो उसकी मदर को रीअश्योरेंस देगी। इन माई नेक्स्ट वीडियो देर इज़ क्वेश्चन एंड आंसर्स। वो क्वेश्चन आंसर करने से कोई भी क्वेश्चन आएगा पर्टेनिंग टू दिस पोएम वो आप आंसर कर पाओगे आराम से। एंड एक मैंने अलग से सेपरेटली वीडियो बनाई है जिसमें फिगर्स ऑफ स्पीच जितनी भी हिस फ्लेमिंगो बुक के अंदर यूज़ हुई हैं वो सारी एक्सप्लेन की गई हैं विद द अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।